ये आपका 82 नंबर का क्वेश्चन फॉर स्ट्रेस रबर एंट्रोपी। स्ट्रेस रबर एंट्रोपी यानी रबर को आप क्या करेंगे, खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे। तो खींचने पर एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर से रबर अपनी क्या करेगा, पिछली पोजीशन में आ जाएगा। तो जब पिछली पोजीशन में आ जाएगा तो एंट्रोपी क्या कर गई, क्लियर, एंट्रोपी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। एंट्रोपी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होना चाहिए और यही होगा भी, इसके अलावा कोई और नहीं। होना भी चाहिए का मतलब तीसरा है आपके पास में। आइए अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में। आइए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। एक बेहतर क्वेश्चन है आपके पास में, चलिए आइए देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक इफ द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंड्स। ये सिस्टम है, ये हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। हम सब किसी बाउंड्री के अंतर्गत हैं और बाउंड्री हमारा किसी भी किस में है, सराउंड्स में। ये सब सारी बातें आप जानते हैं, क्लियर है। ये कह रहा है, बस इसी को देख लीजिए। कह रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। कह रहा है कि ये प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक इफ द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंड्स। ये एडियाबेटिक प्रोसेस में ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये हीट एक्सचेंज नहीं करता है सराउंड से, यानी यहाँ हीट को लेना देना नहीं है। क्वेश्चन ये है आपके पास में, रीजन ये है, इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा, आप आइए यहाँ पर ऑप्शन ए में, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा दिया, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला है कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो यार मुझे ये तो करेक्ट लग रही है। ये बात एडियाबेटिक प्रोसेस में आप समझ लीजिए, लोअर क्लासेस में भी देखे होंगे कि एडियाबेटिक ऑफ सिस्टम जो होता है वो एक्सचेंज को हीट नहीं करता सराउंड्स के बीच में। तो रीजन तो इसका ये एक्सप्लेनेशन तो क्या इसका सही है, लेकिन रीजन इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ये चीज इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन नहीं, टेम्परेचर, ये बात गलत कर रहा है। हाँ, टेम्परेचर पर कहाँ, टेम्परेचर अगर देगा तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर पर वो कैसे नहीं डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर तो सारी चीजें लगभग क्या करती है, डिपेंड करती हैं। तो मुझे इसका ऑप्शन नंबर ए आपको भी लगना चाहिए, ऑप्शन 3 ही सही है। ऑप्शन 3 सही है कि ए इज करेक्ट बट और इज नॉट करेक्ट। चलिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं और अगले पे चलते हैं। 84, आइए 84, the respective example of extensive and intensive properties। अरे भाई, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक मास पर डिपेंड करती है और एक मास पर डिपेंड नहीं करती है। एक मास पर डिपेंड करती है, एक मास पर डिपेंड नहीं करती है। इसको बताने की जरूरत क्या है, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर आपकी मास पर डिपेंड करती है, नहीं। एंट्रोपी आपकी मास पर डिपेंड करती है, यस। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। 84 का आपके पास में 3 होगा। 84 3। अगला, द हीट लिबरेट, देखिएगा क्वेश्चन को, द हीट लिबरेट ऑन कंप्लीट कंबस्शन। अभी देखो इस टाइप का सवाल मैंने कराया था आपको। The heat liberate on complete combustion of 1 mole of CH4 gas, 2 CO2 and H2O liquid is the 890 kg यानी किलोजूल। Calculate the heat evolved by the 2.4 liter of CH4 on complete combustion. Given temperature is 298 and 1 mole gas at 1 atm 298 Kelvin is equal to 24 liters। आपको क्या करना है, कंबस्शन हीट के लिए फार्मूला आपके पास में, कंबस्शन हीट के लिए आपके पास में क्या फार्मूला आपको बताया गया। आइए मैं दिखा देता हूँ इस बात को, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन को देखिएगा। इसको थोड़ा सा जगह चाहिए आपको, तभी इस क्वेश्चन को देख पाएंगे। बस ये, हाँ ठीक है, चलो ठीक, ओके। क्वेश्चन को देखिए, इसको आपको कैसे करना है। CH4 कर रहा है, CH4 का रिएक्शन आप O2 के साथ कराएंगे, यानी कंबस्शन हमेशा O2 के साथ में होती है। CO2 प्लस क्या करेगी, H2O बनाएगी। रिएक्शन को आप बैलेंस करिए, CH4 प्लस क्या करेंगे, 2O2 कर लेंगे। तो ये देखो 2 4 है, तो यहाँ पर 2H2O कर लीजिए। तो
तो इसके लिए कितना दे रहा है आपके पास में, ये डेल्टा एच निकालेगा और डेल्टा एच क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखिए वहां पर कितना दिया, कहां पर, 890 किलो जूल दिया। आप यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू क्या पाएंगे, 890 किलो जूल, 890 किलो जूल किसके लिए, वहां पर देखो 1 मोल के लिए, किसके लिए, फॉर 1 मोल के लिए, आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे आपके पास में 1 मोल के लिए, क्या है 1 मोल के लिए। अच्छा आप देखिए 24 लीटर एट एसटीपी कितना है आपके पास में, यहाँ पर कह रहा है 24 वीनो, आप जानते हैं 24 लीटर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1 मोल बोल सकते हैं। 24 लीटर इज इक्वल टू क्या कर जाएगा आपके पास में, 1 मोल आ जाएगा। तो जब आपके पास 24 लीटर इज इक्वल टू क्या कर जाएगा, 1 मोल आ जाएगा, तो 2.4 के लिए क्या करेंगे, 1/24 इंटू 2.4 कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास में, 0.1 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ये आएगा 2.4/24 इज इक्वल टू 0.1 आ जाएगा। तो डेल्टा एच कैसे निकलेगी, डेल्टा एच आपके पास में कितना दिया था 1 मोल के लिए, 890 दिया था, 890 और 0.1 के लिए आप निकाल दीजिए, इनटू क्या कर दीजिए 0.1, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पे आपके पास में, 3 ऑप्शंस यानी 89 किलो जूल्स, 89 किलो जूल्स आप यही कर लेंगे। सिंपल सी बात है कि डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया, 890 दिया है, और ईएसटीपी ईएनटीपी आपको मालूम है कि 24 लीटर के लिए कितना, 24 लीटर मतलब कितना, 1 मोल हो गया। तो अगर हम देखेंगे 2.4 लीटर के लिए, किसके लिए देखेंगे, 2.4 लीटर के लिए देखेंगे, क्वेश्चन में दिया 2.4 के लिए, तो क्या करेंगे 1 इंटू 24, 2.4/20 करेंगे, 24 करेंगे, तो ये कितना आ गया 0.1 आ गया। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 890 दिया था इंटू 0.1 करेंगे, ये आपके पास में 89 किलो जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 89 किलो जूल आ जाएगा। आइए हम अगली प्रोसेस को करते हैं, 89 किलो जूल अगली प्रोसेस को करते हैं। आइए सेक्शन बी है आपके पास में, सेक्शन बी है आपके पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक विथ बॉन्ड ऑर्डर 0.5, विथ बॉन्ड ऑर्डर 0.5। अभी हमने आपको बताया कि पैरामैग्नेटिक कैसे करेंगे, AS2+ दिया है, AS2+ दिया है, तो 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस किया 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास में बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s1 करेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर आप इज इक्वल टू क्या करते हैं कि NB माइनस Na कितना करते हैं, आप 2 करते हैं, NB आपके पास में कितना मिला हुआ, Na मिला है 0/2, तो ये क्या करेगा आपके पास में यहाँ 1/2, ये क्या है आपके पास में यहाँ 1/2 पाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा कितना पाएंगे 1/2, इसका मतलब 0.5। ये बॉन्ड ऑर्डर कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर 0.5 के साथ में कौन कैसा होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। अब आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, यानी पिछले क्वेश्चंस में कराया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपके पास में, पैरामैग्नेटिक। तो ये आपके पास में पैरामैग्नेटिक होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है 0.5। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर भी दिया हुआ है, ये आपके पास में A1 आपके पास सही है। अगला सवाल क्या करेंगे देखेंगे, अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, ये स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S in SF4 is sp3 and has lone pair of electron, sp2 and has the tetrahedral structure, sp3d and has the trigonal bipyramidal structure, sp3d2 and has the octahedral structure। SF4 what do you mean by SF4? आप सल्फर जानते हैं, सल्फर की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से आपके पास में ये बन गया, 1 2 3 4 आ गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक आ रहा है sp3 कहाँ होगा इसके पास में, अब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ 1 2 3 4 5, तो जब आपके पास में आएगा 87, आप 87 में क्या करवाएंगे, देखिएगा इसको थोड़ी सी जगह दीजिए इसको, तो देखिए इसको फिर से देखिए, ASF4 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आया, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कुछ ऐसा, इनकी ज्योमेट्री क्या करेगी बनेगी SF4 की,
तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा sp3d2 3 2 5 and 1 6 sp3d2 क्या हो जाएगा sp3d2 क्या हो जाएगा sp3d2 एंड हैज वन ऑक्साइडल स्ट्रक्चर। ये आपके पास में ऑप्शन 4 इसका सही होगा, ऑप्शन 4। फिर से देखिए यार AsCl4 सल्फर है, 1 सल्फर, फ्लोरीन 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, अच्छा 6 ही होता है, सॉरी 1 2 3 4 एंड 6 1 2 3 4 एंड 2 6 6 आएगा, ये हो गया तो 1 लोन पेयर 1 2 3 4 5 sp3d ये है आपके पास 3 sp3d एंड हैज द ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर sp3d एंड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक ना। कभी कभी हो जाता है। 87 आप आइए 88 पर आइए, 88 आइए। ये देखिए इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नाइट्रोजन एटम। ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है। EFC कैसे निकालते हैं हम लोग? EFC फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, आप ध्यान दीजिएगा EFC को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं साथ में लिख देता हूँ इस बात को, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसे स्टूडेंट बोलते हैं कि क्यों आंसर बता के छोड़ दिया करिए। आप देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, ये आपके पास में बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर आपके पास में क्या होता है कि 1/2 इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या करते हैं 1/2 इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक ना, प्लस क्या करते हैं नंबर ऑफ ए प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। आप निकालिएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, आप इससे निकाल सकते हैं। तो जब आप इससे निकालेंगे तो आपके पास में इसका आंसर लेफ्ट टू राइट आपके पास में यहाँ से कौन सा आएगा, ये 2 नंबर का आंसर आएगा, 2 नंबर का आंसर। चलिए 2 नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा 89। चलिए सुनिए, on the basis of overlapping of pure atomic orbital the shape of NH3 molecule will be triangular bipyramid। ठीक तो कह रहा NH3 triangular bipyramidal करा according to the pure atomic orbital overlapping each यार क्या लिखा, each 1 second, आप स्लैश समझिए NHH लिखा है, इज ऑफ 90, ये ऐसे कर दिया, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा। बोथ A एंड R करेक्ट बट R इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दूसरा A इज द करेक्ट बट R इज द नॉट करेक्ट, A इज द नॉट करेक्ट बट R इज द करेक्ट, बोथ A एंड R करेक्ट, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। आप ध्यान दीजिएगा 89 आप इस प्लेस पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये इज द करेक्ट बट नॉट करेक्ट, आपका आंसर क्या कर रहा दे रहा है। देखिए ये दूसरा ये क्या दिया है, इस चीज को थोड़ा सा कवर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप ये करेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल शेप NH3 इज द मॉलिक्यूल विल बी ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। ये तो क्लियर है मित्र, ये बात आपकी क्लियर है। NH3 ट्रायंगुलर क्या है, पिरामिड है। ये बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही, तो इसको हम देखते हैं 89 में। आप ये जान लीजिएगा कि ए करेक्ट आंसर है आपके पास में, ए वाला आंसर आपका मतलब ए करेक्ट है। तो अगर ये बोल रहा है कि ए इज द करेक्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि दो दे रहा है कि ए इज द करेक्ट, हाँ ठीक, ए इज करेक्ट बट आर नॉट करेक्ट, तो वहां पे क्लियर ये चीज क्या कर रहा है ये देखना, ठीक ना। ये ग्रेटर दिया क्या या जो भी है ए करेक्ट है। अगला सवाल करिएगा, ठीक ना, उसको छोड़िए जाने दीजिए।
अगला क्वेश्चन है इस प्लेस को लेकर के कि which of the following bond will have the directional character। डायरेक्शनल कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या करता है, डायरेक्शनल दिखाता है, ठीक ना। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या करता है, आपके पास में डायरेक्शनल की स्थिति को फाइंड आउट करेगा, ठीक ना। डायरेक्शनल की स्थिति को क्या करता है, फाइंड आउट करता है। हाँ, कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्शनल कैरेक्टर होती है। चलिए अगला, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट ये है नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NF5 बिकॉज ये क्या करेगा, इसके पास में डी ऑर्बिटल एब्सेंस होती है। डी ऑर्बिटल क्या करेगी, एब्सेंस होगी। क्या करना है यहाँ पर, कह रहा नाइट्रोजन इज मेंबर ऑफ फिफ्थ ग्रुप, इट कंटेन्स नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ये यहाँ पर एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। यस, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। इसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, नहीं होते नाइट्रोजन के पास में। फिर कह रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल belonging to two atoms and each having one electron leads to linear combination of two hybrid orbitals। लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा रहा है टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, देखिएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा किसके बीच दिखेगा, सिग्मा के बीच में। किसके बीच में, सिग्मा के बीच में। चलिए ठीक है, अगला देखिए the FF bond is the weak, FF bond is the weak। क्यों FF बॉन्ड इज द वीक होगा, क्योंकि आप ये जानिएगा कि जो F है, AF है, जब बॉन्डिंग करेगा F और F के बीच क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बहुत रिपल्सन करेंगे। तो जो लोन पर इलेक्ट्रॉन बहुत रिपल्सन करेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, डिग्री इंक्रीज कर जाएगी। और जो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, आपके पास में इंक्रीज कर जाएगी, बॉन्ड लेंथ आपके पास में इंक्रीज कर जाएगी। तो आप यही ना, तो द रिपल्सन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन ऑफ टू फ्लोरीन एटम इज द लार्ज, बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा लोन के बीच में। चलिए 94 पर आइए, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास में 94 का है। चलिए अगला क्वेश्चन है which of the following has the intensive property। देखना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम नहीं हो सकता, एंट्रोपी, सरफेस टेंशन। ये आपके पास में क्या है, आंसर आपका सरफेस टेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना, 94 के बाद में ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आइए अगला क्वेश्चन करिएगा, 95 है। ए गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, ठीक ना, ए गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm from a volume of 10 dm cube to a volume 20 dm cube, it absorbs 800 joule of thermal energy from the surroundings to delta U की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। डेल्टा U की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप कौन सा क्वेश्चन, इसमें क्या क्वेश्चन आप लगाएंगे, इस बात को आप देखिएगा और इस बात को आप मैनेज करिएगा। आपका यहाँ पर डेल्टा, आप 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक आप W निकालेंगे, सुनिए यहाँ से मेरी बात को, W करेंगे, ये जो आपके पास में W आएगा आप ये करेंगे, ये हो जाएगा V1 और ये क्या कर जाएगा आपके पास में V2 हो जाएगा। इसको PdV इज इक्वल टू क्या कर जाएंगे, P V2 माइनस V1। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास में, ठीक ना, यहाँ से आप W को निकाल लेंगे और फिर आप कर दीजिएगा कि डेल्टा U Q प्लस क्या कर जाइएगा, W कर जाइएगा। तो जब यहाँ पे Q आपके पास में दिया ही है और यहाँ से क्या निकल जाएगा, W निकल जाएगा। तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर 3 माइनस 113 क्या कर जाएगा, जूल आ जाएगा। अगला सवाल, ठीक ना, टाइम की थोड़ी सी बचत कर रहा हूँ, मेहनत करिएगा, ठीक ना। चलिए ये 96 नंबर का क्वेश्चन, ये 96 कौन सा क्वेश्चन मैच करेगा, 96। आप डेल्टा टी टोटल सराउंड्स क्या दिया हुआ है, 96 आपके पास में दिया 96। चलिए इसका आंसर क्या करेंगे, 96 को लेकर के फाइंड आउट करेंगे। चलिए 96 थोड़ा सा ये अब आपको क्लियर दिखेगा। चलिए करा कि डेल्टा टी सराउंड्स इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन क्या कर गया 0। तो ये आपके पास क्या हो सकता है, APQ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट आपके पास में Q, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा है TS इज लोअर देन 0,
इज लोअर देन 0, तो दूसरा आपका किससे मैच करेगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, आर नॉन स्पॉन्टेनियस है। और आप ये कर सकते हैं कि डेल्टा एच ए यस, और माइनस डेल्टा जी एक ही बच रहा था, डब्ल्यू यूजफुल डन बाई सिस्टम, पी में गया। ऑप्शन कौन सा है? 4 है। चलिए अगला आइएगा, कॉपी में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चंस हैं। आइए देखिए कितना आपके पास बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ये क्या करा? इन दिस रिएक्शन ClF3, इन दिस रिएक्शन ClF3 will increase Cl2 plus 3F2 2ClF3 plus 20 joule by the increasing temperature, removing Cl2 by increasing volume, addition F2। ये addition F2 करेंगे तब तो कुछ हो रहा है। ClF3 will increase, addition F2। आइए अगला क्वेश्चन 98 आइए। On the basis of thermodynamic equation first and the second and the third, find out which of the relations पूछ रहा है given the options 1 to 4 correct, 1 to 4 करेक्ट। जितना भी आपके पास में प्रोसेस आ रहा है, मैंने बोला था ना सभी इक्वेशंस की एनर्जी को क्या करते हैं? कैलकुलेट मतलब ऐड करते हैं। तो x प्लस वाई से आएगा, दोनों हम एनर्जी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे x प्लस वाई को। यहाँ पर ये क्या है? x प्लस वाई, और ये क्या किया? z किया है। तो आप ऐसा कर लीजिए ना कि तीसरा भी दिया है, z भी दिया है यहाँ पे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये दोनों इक्वेशन आप बनाएंगे ना, देखेंगे दोनों इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या करेगा? x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड आएगा। 99 हेस लॉ इज द बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। क्या है हेस लॉ? यही है, मान लीजिए P है या R है, R से जाना है P जाना है, और इसमें 2 स्टेप चल गए। माना ये आपने यहाँ पर x स्टेप चल गए, फिर y स्टेप चल गए, फिर P आ गए, तो मान लिया ये Q1 हो गया, ये आपके पास में Q2 हो गया। क्या हो गया? Q2, और ये हो गया Q2। सो Q इज इक्वल टू क्या करता है? Q1 प्लस क्या करता है? Q2 आता है। तो एनर्जी को हम कंजर्व करते हैं यहाँ पर, लॉज ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर 2, ये आपके पास में 2 है, न Q1 है, ये ऑप्शन 2 है। तो 99 का कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना? ये वैसे हेस लॉ वो भी है, तो अभी तो बताया आपके पास Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है आपके पास में। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ऑप्शन नंबर 2 क्या है? राइट आंसर है। ठीक ना? देख लीजिएगा, ठीक ना? उसके बाद बेहतर तरीके से ऑप्शन को मैच करिएगा, अच्छे से पढ़ाई। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।